हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। कैसे हो आप सभी? आई होप, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अभी आज ही जो आया है का एडमिट कार्ड आ चुका है। आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। एडमिट कार्ड आ चुका है किस चीज़ का? जेल प्रहरी का, जो कि एमपी सरकार द्वारा अभी वैकेंसी निकाली गई थी जेल प्रहरी की। तो उसका जो एडमिट कार्ड है आ चुका है, आप जाके देख लीजिए सभी के सभी, ठीक है। और ये आपको कहाँ दिख जाएगा? तो ये आपको पीईबी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। पीईबी की वेबसाइट आप गूगल में जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन आज अब मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, मुद्दे की बात करेंगे अपन सीधे। तो आपको जैसा कि पता होगा दोस्तों कि अपन सीरीज चला रहे थे एमपी पुलिस की, और एमपी पुलिस में अपन कवर कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैथ्स से हो गए सारे के सारे, जो कि 2017 की जो एमपी पुलिस की एग्ज़ाम थी उसमें जो परीक्षा थी उसमें आए थे, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया फटाफट से। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं एक बार आपके लिए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए, बी और सी के बीच में 750 रुपये को इस प्रकार बांटना है। 750 रुपये है और इसको ए, बी एंड सी में बांटना है। और इनका जो रेशियो है इस प्रकार बंटना चाहिए कि ए और बी का जो अनुपात होना चाहिए वो 5:2 होना चाहिए, और बी और सी का अनुपात है क्या? 7:13 होना चाहिए। तो ए को कितने रुपये मिले, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। तो देखिए अपने पास 750 रुपये है और क्या क्या दिया था हमको? ए और बी का अनुपात दिया था 5:2, और उसी के साथ ही बी और सी का अनुपात दिया है, बी अनुपात सी दिया है 7:13। आपको ए को कितना राशि प्राप्त होगी ये बताना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे, सबसे पहले कि इसका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है ए बी सी का रेशियो अगर आप निकाल लेते हैं तो आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए जो रेशियो में बांटते हैं, रेशियो में जो राशि डिवाइड होती है वो आसानी से निकल जाएंगी, ठीक है। तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकाल लीजिए। वो कैसे निकालेंगे? तो अनुपात निकालने की एक बेस्ट ट्रिक है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ऐसी दो टर्म दी हुई होती है, क्या ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसको अगर आपको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी में, तो कैसे लिखेंगे? ए अनुपात बी बराबर क्या दिया हुआ है? 5:2, और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है? तो इसी के जस्ट नीचे में लिखेंगे आप जो दिया हुआ है 7:13, ठीक है। अब यहाँ पर एक रिक्त स्थान आपको दिख रहा होगा सी के सामने एक रिक्त स्थान, यहाँ अनुपात का चिन्ह है, और यहाँ भी इसके अनुपात के नीचे अनुपात लगा दीजिए। और दूसरा रिक्त स्थान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो रिक्त स्थान दिख रहा है भैया जी, इसके सामने की जो संख्या है ना वो संख्या को भर देना है। तो इसके सामने की संख्या क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है, तो ये 2 ही यहाँ पर चले जाएगा, तो आप यहाँ 2 लिख दीजिए। यही ट्रिक है हमारी। और 7 यहाँ पर है तो आपको 7 को यहाँ पर लिख देना है। बस आपको अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब कि 5 × 7, 2 × 7 और 2 × 13। तो कर दीजिए 7×5 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। अगर ये अनुपात कटता है किसी कॉमन फैक्टर से या किसी कॉमन संख्या से तो आप काट दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसी अनुपात में हमको किसको बांटना है? 750 रुपये को बांटना है, ठीक है। ये अनुपात में बटा है रुपए और ये मेरे पास मूल्य है रुपए। तो इसको कैसे करेंगे आप? इन सबको जोड़ लीजिए, 35, 14 और 26 को। तो कैसे जोड़ेंगे? 6, 4, 10 और 5, 15 की 5 हासिल का आया 1, 2, 3 और 3 6 और 7। तो 75 के बराबर है मेरा क्या? 750। और आपको ए का वैल्यू निकालना था तो मेरे पास अनुपात निकल गया। ए का वैल्यू क्या है? 35 है ना। तो यहाँ से 35 की वैल्यू आप लिख देंगे। आई होप आपको नीचे में नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो
75 के इक्वल है क्या 750, ठीक है। तो 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, तो 750 1 750, मतलब ये एक बार में कट जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा क्या 10। तो वहीं कितने बार 35 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 35 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 35 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 35 बराबर हो जाएगा दोस्तों 350 आपका जो कि क्वेश्चन में दिया था, और यही सर्वमान्य आंसर है। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसे फिर से देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगा देते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। कैमरा हिल गया यार। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कैमरा वाली भी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए आप फटाफट से, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप बनाना है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, मतलब कि एक ट्रेन है, oh my God, जिसकी स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या बोल रहा है 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, और डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 200 मीटर, और आपको यहाँ से क्या निकाल लेना है, टाइम पूछा था बेसिकली क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको पता होगा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो स्पीड बराबर होता है, सिंपली आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड में एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है मेरे मित्रों कि ऑप्शन में किस चीज़ में दिया हुआ है, मतलब कि आपका जो आंसर आना है वो उसकी यूनिट क्या है ना। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा सारे के सारे काय में है, मिनट में है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि स्पीड हमेशा कैलकुलेट की जाती है 2 यूनिट्स में, एक क्या है km प्रति आवर, और दूसरी स्पीड कैलकुलेट की जाती है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इन दो के अलावा कोई भी यूनिट नहीं होती स्पीड की, ये एक बेसिकली SI यूनिट है, ठीक है। तो आपको मिनट में आंसर चाहिए, लेकिन आपको देखना है यहाँ पे मीटर में है, लेकिन ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। तो आपको 60 को चेंज कर लेना है काय में, मीटर पर सेकेंड में, और किसी भी चीज़ को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो बेसिकली किस चीज़ का गुणा करते हैं। तो देखिए बड़ा है, बड़ा को छोटे से करना है, तो कैसे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, मतलब कि रिड्यूस करना रहेगा, है ना। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर आपको क्या चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो 60 गुना 5/18, ये हो गया। डिस्टेंस क्या दी थी 200 मीटर, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, और टाइम तो आपको फाइंड करना है। देखिए ये जो आपने 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया है, आप इसे सॉल्व नहीं भी करें तो चलता है, इसे बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ये बन गया है हमारा मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 6×3 18 और 5 के 20, और ये t बराबर क्या निकल जाएगा, 4×3 12। लेकिन ये 12 सेकेंड में निकला है, और आपको पता है जब आंसर अपने को मिनट में निकालना है, और किसी भी चीज़ को यहाँ पे मैं बताते जा रहा हूँ, इससे आप ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज़ को अगर आपको सेकेंड से काय में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, तो क्या आप बेसिकली इसमें 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, सेकेंड में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं सॉरी, सेकेंड में 60 का डिवाइड कर देंगे, तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएंगी, मिनट में चेंज हो जाएंगी। क्योंकि दोस्तों 1 मिनट बराबर हमें पता है कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, ये होता है। अब आपको सेकेंड में चेंज करना है, तो जैसे कि 1 सेकेंड की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो ये 60 इधर जाके क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ये 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1/60 कर देंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/60, तो ये क्या हो जाएगा, 12×5 60, तो इसका फाइनल आंसर 1/5 मिनट आ जाएगा, जो कि आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन अब, ठीक है। समझ में आई हो पा रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बेसिकली अपन ने क्या लगा दिया,
सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगा दिया, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। स्पीड बराबर टाइम अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और स्पीड हमारे पास दे रखी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस दे रखा था हमारे पास कितना, 200 मीटर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं है, ये आपको फाइंड करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट से आप। 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्याएं निकालना है, जो कितनी होगी ये बताना है आपको। मतलब कि 3 अंक की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे छोटी 3 अंक की संख्या आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होती है, एक तो 100 होती है ना, और सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या अगर आपसे पूछूं मैं तो आप बोलेंगे सर 999 होती है। इसके बाद अपन चले तो इसके बाद 1000 आता है जो 4 अंकों की हो जाती है संख्या, और इसके पीछे 99 आ जाता है जो किसकी होती है, 2 अंकों की होती है संख्या। अब क्वेश्चन में ये पूछा था मेरे दोस्तों कि जो 5 से डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या, तो 100 5 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल होता है। 100 5 से डिवाइड होता है तो 100 भी एक संख्या होगी। इसी प्रकार से अगर अपन चले तो 100 के बाद 105 होगी, 105 के बाद 110 होगी। इसी प्रकार से जो लास्ट संख्या होगी क्या 999 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है लास्ट में क्या है, 5 नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसके आगे अगर आप देखें तो 999 के आगे जो 5 अंकों की संख्या है वो कौन सी होती है, एक होती है 995, ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि इसके बाद ये लास्ट संख्या होगी मतलब कि 3 अंकों की जो 5 से डिवाइड होगी। तो लास्ट संख्या क्या निकल गई मेरे पास, 995। तो 100 आपको क्वेश्चन में ये पूछा था कि 100 से लेकर 995 के बीच में ऐसी मतलब 95 तक कितनी संख्या है जो 5 से डिवाइड है। अब आप अगर ऐसे निकालते हैं कि मान के चलो इसके बाद क्या है, 105 है, ये डिवाइड होगा, फिर 110 है, ऐसे करते करते आपके पास समय बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा। और आपको मैं डायरेक्टली सिंपली मेथड बताने वाला हूँ कि ये एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर जैसे कि यहाँ पर अगर डिफरेंस सेम आता है 2 संख्या के बीच में, तो वो वहाँ कौन सी सीरीज फॉलो करती है, समांतर श्रेणी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी वाले जो टॉपिक में। तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, मतलब कि TN आपको निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बिगेस्ट नंबर, या इसे आप लिख सकते हैं अंतिम संख्या, लास्ट नंबर, अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट नंबर, मतलब कि पहली प्रारंभिक संख्या डिवाइड करना रहता है आपको उसके अंतर से, जो भी अंतर है उससे डिवाइड करना रहता है, और एक यहाँ पर आपको ऐड कर देना है बेसिकली, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो अंतिम संख्या क्या है, 995 यही है, और लास्ट संख्या क्या है, 100। डिवाइड कैसे करना है, अंतर से, तो इनका अंतर कितना है, 5 है। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 895 आ जाएगा, नहीं सॉरी, एक बार मैं सॉल्व कर देता हूँ, 0 0 5 9 और 8, यस 895 आ जाएंगे। 895 को अगर आप डिवाइड करते हैं 5 से तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 9 45, 179। लेकिन आपको एक यहाँ पर ऐड भी करना है क्योंकि फार्मूले में है, यहाँ पे आप +1 लिख लीजिए, ये +1, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 180 आपका आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। अब कभी कभी क्या होता है, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि बताइए कि 3 अंकों वाली 5 से विभाजित होने वाली संख्या का योग कितना है, मतलब कि आपको क्या निकालना है, सम। तो सम निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है जो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे अपन SN बोलते हैं, SN। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ संख्या कितनी है, 2a + n-1 × d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर, जब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, टकराता है, तो अपन डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ मोबाइल से ही। कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होगा। जब इस प्रकार से क्वेश्चन आए
तो आप सीधे सीधे x मान लीजिए, मतलब कि उसने बोला कितने रुपए का कितना प्रतिशत, 20%। तो आप लिखेंगे 100 रुपए का, मैं बोलूँगा 100 रुपए का 20% कितना होगा, 400 होगा। बस आपका यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये कितने बार में चले जाएगा, 20 बार में चले जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इतने में आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने इसे बना भी लिया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। 6 दिन काम करने के बाद उसके साथ 6 आदमी और जुड़ जाते हैं। अब काम कितने दिन में पूरा होगा, ये बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन में बेसिकली क्या होता है, 12 आदमी 9 दिन में काम करते हैं, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 × 9, तो ये क्या निकल जाता है, कुल काम निकल जाता है। ये क्या निकल जाता है, कुल काम निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ कि आप दो आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो इनके पास कुल काम कितना है, तो कुल काम अगर आपको निकालना है यहाँ से, तो क्या करना पड़ेगा, 2 × 4, तो कुल काम आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुल काम है अपने पास 108 काम है ना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में बोला था कि 6 दिन काम करने के बाद, मतलब कि ये 12 आदमी ने 6 दिन काम किया होगा, उसके बाद इसमें कितने आदमी जुड़ जाते हैं, और 6 आदमी जुड़ जाते हैं, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। 6 दिन काम करते हैं, तो मतलब कि 12 आदमी अगर 6 दिन काम करें, मतलब कि 12 × 6, तो कितना काम हो जाएगा, 72 काम हो जाएगा। 72 काम होएगा ना भाई। देखो जब 12 आदमी अगर 6 दिन काम करते हैं तो कितना काम हो जाता है, 72 काम हो जाता है। अब इसको माइनस कर दीजिए, हमारे पास टोटल 108 काम है और 72 काम कंप्लीट हो चुका, तो बचा कितना काम, 36 काम, 36 काम बचा है। लेकिन अब ये 36 काम को करने के लिए और इसके पास कितने व्यक्ति आ गए, 6 व्यक्ति आ गए। तो अब आदमी कितने हो गए, 18 आदमी हो गए। अब आदमी कितने हो गए, 18 आदमी हो गए, और काम है हमारे पास 36। तो आपको बताना है कि अब काम कितने दिन में होगा। तो जो काम होगा दोस्तों 18 दूनी 36, मतलब कि 2 दिन। तो ये आपका क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था, शानदार तरीके से आपने आई होप सॉल्व किया होगा इसे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा आप अगर संयम तरीके से संयम रख के बनाते तो आप इसे बना लेंगे, ठीक है। जो लैंग्वेज में बोला है वो करते जाइए। फिर से एक बार मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे थे, ये देखिए इसे रफ कर देते हैं। 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 9 दिन में कर रहे थे। तो अगर आपको कुल काम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 12 × 9, ठीक है। तो इसका अगर करेंगे तो 12 9 में 108 होता है, ये होता है। इसके बाद आपको क्या काम, आपको मैंने बताया था, इसके बाद आपको क्या करना है कि 108, अब 12 आदमी 6 दिन तक काम करते हैं, तो 12 आदमी का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, आदमी का 6 दिन का काम हो जाएगा, × 6 कितना हो जाएगा, 12 × 6 72। इसको माइनस करेंगे, 36 काम आपका बचेगा, जो कि इसमें और 6 आदमी आ जाते हैं, तो 18 आदमी हो जाता है आपके पास। 18 दूनी 36, 2 दिन आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन के सामने आ गया। यदि कुछ रुपये को ABC में 5:7:6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बताना है B को C से 4500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो C को कितने प्राप्त होंगे। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। A और B, A अनुपात B अनुपात C कितना दिया है, 5:7:6, और क्या बोला है, B को C से कितने ज़्यादा मिलते हैं, 4500 रुपये, ठीक है। देखिए जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी अगर आपसे बोले कि B को C से ज़्यादा मिलते, C को C से अधिक मिलते या कम मिलते हैं, जो भी मिले, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, माइनस करना है, सिंपली माइनस करना है। तो B को C से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो B - C कितना हो जाएगा, 45 रुपीज़, ठीक है। अब वही अनुपात में अगर अपन देखें तो B का अनुपात 7 है और C का अनुपात 6 है। C का अनुपात कितना है, 6 है। तो उसी प्रकार से आप इसको भी माइनस कर दीजिए, मतलब 7 में से 6 गया, कितना बचेगा, 1, और इसी 1 का मान मेरे पास दिया है 4500 रुपये, और आपको C का मान निकालना है। तो C का जो वैल्यू क्या है, 6 दिया है, तो 6 का आप मान निकाल सकते हैं।
तो ये 6 का मान निकालने के मैंने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो 6 शून्य शून्य, 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य हाथ का 3, 6 चौके 24 और 3 कितना हो जाएगा 27,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन के सामने, देखिए जब तक मैं इसे मिटा देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल का भी है और अगर आपसे बनता है तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला है, ए बी से 2 साल का बड़ा है जो कि सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी और सी तीनों की आयु 27 वर्ष है, मतलब कि आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 27 वर्ष ये दिया है, और आपको ए की एज फाइंड करनी है, ए की आयु कितनी है बताना है। देखिए अपन अब क्वेश्चन से इक्वेशन बनाएंगे। ए बी से 2 साल का बड़ा है, ठीक है। यदि अगर मैं बी की एज मान लूँ x है तो ए की आयु कितनी हो जाएंगी, बी से 2 साल का बड़ा है तो x प्लस 2 वर्ष। इसके आगे वो क्या बोला था, जो सी की आयु का दुगना है, जो बोला है सी से कितना है 2 गुना है। अब देखिए जो बोला है ना, तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि जो किसके लिए बोला है, जो कि सी की आयु का दुगना है, तो कौन होगा सी की आयु का दुगना। तो देखिए जो के पहले क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, तो बी दुगना होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा, सी की आयु अपने को x मानना पड़ेगा। अब कहानी आपको क्लियर हो जाएगी कैसे, कि सी की आयु का 2 गुना है, कौन है बी है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा है 2 वर्ष बड़ा है, तो बी की आयु कितनी है 2x है, और 2 वर्ष बड़ा है तो यहाँ पे +2 कर दीजिए। ठीक है, अब तीनों का योग दिया था कितना 27 वर्ष, तीनों का योग कर लीजिए, मतलब कि 2x प्लस 2x+2 प्लस x इज इक्वल टू 27। अब x वाली वैल्यू को एक साथ लिख दीजिए, 2 दूनी 4 और 5x प्लस 2 बराबर 27। ठीक है, तो यहाँ 5x बराबर 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 25। अब 5 से ही कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, a की वैल्यू पूछा था तो यहाँ पे x का मान आप अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5 प्लस 2, तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12 वर्ष आपकी एज निकल के आ गई, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर। ए और बी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी है, आप आसानी से बना लेंगे इसे। 30 दिन में करते हैं, 20 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ के चले जाता है और शेष काम को ए के द्वारा अकेले 20 दिन का अतिरिक्त समय लगता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं। ठीक है, 20 दिन के बाद कौन छोड़ देता है, बी छोड़ देता है। 20 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो ए प्लस बी का अगर एक दिन का काम मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे सर ए प्लस बी का एक दिन का काम होएगा 1/30। ठीक है, अब 20 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, 20 दिन के बाद बी छोड़ दिया, तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा इंटू 20। ठीक है, 20 दिन का काम निकालने के लिए अब यहाँ से ये काट देंगे तो 2/3 काम आपका क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब बचा काम कितना है, तो 1 माइनस 2/3 करेंगे तो बचा काम हो जाएगा। भाई देखिए एक आपको मानना है एक काम है अपने पास और उसमें से 2/3 काम कंप्लीट हो गया है, तो बचा कितना 1 माइनस 2/3, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3। अब ये 1/3 काम बचा है जो कि इसे करने के लिए बी को कितने दिन लग रहे हैं अतिरिक्त, सॉरी ए को कितने दिन लग रहे हैं अतिरिक्त, तो ए को अतिरिक्त 20 दिन का समय लग रहा है। इतना काम ए कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में ए करेगा, तो एक काम ए कितने दिन में करेगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 60 दिन आ जाएगा। तो आपका ए का इफिशियंसी निकल के आ गई। अब ए का अब क्वेश्चन कैसा बन गया, क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं और ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करता है 60 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में काम करेगा यही पूछा था। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा।
इसका आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और ये 2। अब देखिए ए की इफिशियंसी यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जो निकलता है इफिशियंसी निकलती है, और ए की इफिशियंसी कितनी है 1 है। ए की इफिशियंसी 1 है तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएंगी, तो बी की भी कितनी हो जाएंगी 1 ही हो जाएंगी। तो 60 कुल काम था और बी एक दिन में एक काम करता है, तो कुल काम कितने दिन में करेगा 60 दिन में करेगा। आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितने मिनट लगेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, नाव और धारा का क्वेश्चन है। देखो इंग्लिश में आप पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीम। स्थिर जल में नाव की चाल मतलब कि देखो अगर कोई पानी रुका हुआ है तो वहां पे अगर आपको नाव की चाल बोलेगा तो वो किसकी चाल होगी, व्यक्ति की चाल होगी या नाव की चाल होगी। मतलब कि बी अर्थात बोट की चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि वाटर अपन मानते हैं धारा को, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी हो गई, धारा की चाल हो गई। आपसे पूछा था धारा के विपरीत 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, मतलब कि इसमें डाउन स्ट्रीम दूरी तय करना है। तो जब डाउन स्ट्रीम होता है मतलब कि धारा की दिशा, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश में दिया है उसमें डाउन स्ट्रीम दिया है और हिंदी में अप स्ट्रीम कर दिया, मतलब कि विपरीत दिशा कर दिया। तो इसमें दोस्तों व्यापम की साइड में ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको दोनों ही क्वेश्चन पढ़ना है, मतलब कि इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी पढ़ना है और हिंदी वाला क्वेश्चन भी पढ़ना है। और जो दोनों में सही क्वेश्चन कौन सा होगा, इंग्लिश वाला होगा। तो इसमें आपको क्या लेके चलना है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन को, जिसमें क्या बोला है डाउन स्ट्रीम, मतलब कि विपरीत दिशा नहीं है। आप यहाँ विपरीत दिशा को समान दिशा मतलब कि अनुकूल दिशा कर लीजिए, हिंदी में अनुकूल बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम है ये। डाउन स्ट्रीम में आपको क्या निकालनी है, इसकी स्पीड समय निकालना है। तो डिस्टेंस कितना दूरी तय करना है, 5 किलोमीटर की करना है। और डाउन स्ट्रीम में आपको पता है इनकी स्पीड कैसे हो जाती है। अगर बोट की स्पीड मान के चलो b है और वाटर की स्पीड क्या है w है, तो डाउन स्ट्रीम में अगर आता है तो इनकी दोनों की स्पीड कैसी हो जाती है, जुड़ जाती है। यहीं आपको अगर अप स्ट्रीम की बात किया होता तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, मतलब b माइनस डब्ल्यू लिखते। तो आपको क्या लिखना है, b प्लस डब्ल्यू लिखना है, क्योंकि इनकी जो इनका जो प्रवाह है वो किस ओर है, अनुकूल है, मतलब कि धारा की दिशा में है। तो 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो 5 किलोमीटर टोटल थी, आपको टी यहाँ से निकाल लेना है। लेकिन टी आपको काय में दिया है, मिनट में दिया है, और यहाँ पे आपका घंटे में निकलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 15, मतलब कि टी का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया, आएगा ना, क्योंकि ये टी हो जाएगा 5 15 इसके नीचे चले जाएगा। लेकिन ये काय में है, घंटे में, इसको मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, और ये आ जाएगा 20 मिनट आपका आंसर। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, अपन जल्दी अपन आज करेंगे इस क्वेश्चन को। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, आगे क्या बोला है, ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी कुल आयु 118 वर्ष है। तो ए की आयु निकालो। कितने व्यक्ति है यहाँ पर, आपको 2 दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 व्यक्ति है। कौन कौन, एक तो ए, ठीक है, ए का पिता और इसी का पुत्र। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए आप। ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है, मतलब कि इसका अगर x है तो इसकी आयु कितनी है, 6x है। ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है, मतलब इसके पिता की आयु कितनी है, इससे, मतलब कि 6x से कितनी वर्ष अधिक है, 40 वर्ष अधिक है। बस, तो फिर क्या है, 118 उनकी कुल आयु है, तो कुल आयु कितनी है, मतलब कि इन तीनों का योग कितना दिया है, 118 वर्ष दिया है। ठीक है, ए की आयु आपको फाइंड करनी है ना, ए की आयु फाइंड करनी है भाई। देखिए तीनों को जोड़ दीजिए,
इसको यहीं पे जोड़ देता हूँ मैं, 6 और 6 12 और एक 13, 13x + 40 = 118। क्या किया मैंने, सिंपली कुछ नहीं किया, इन तीनों को जोड़ दिया। 6x, आप इसे ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 6x + 40 + 6x + x, तो ये क्या हो जाएगा 6x और ये x कितना हो जाएगा 13 हो गया, और ये कितना हो गया 40 हो गया। अब इसके बराबर 118 को कर देंगे और यहाँ से 40 इधर पक्षांतर कर देंगे तो 40 यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 13x = 118 - 40। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 और 11 में से 4 के कितना होता है 7 होता है। ये हो गया 13x। अब x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कैसे, 13 को काट देंगे, 13 × 78 में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आपसे a पूछा था तो यहाँ पर x की मान रख दीजिए, 6 × 6 कितना आ जाएगा 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, औसत निकालिए। सीधा सीधा आपको औसत निकालना है तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। औसत निकालना है इसका भैया, औसत किसका निकालना है 62। तरीका मैं बताऊंगा एक जबरदस्त वाला, 54 44 36 28 एंड 22, इन तीनों का आपको क्या निकालना है औसत निकालना है। राइट, तरीका वही है, इन सबको जोड़ दीजिए और कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है, 8 2 10 और 6 16, 16 4 20, 4 24 और 2 26 की 6 हाथ का 2 2 2 4 और 3 7, 7 4 11, 11 5 16 और 16 6 22, 22 और 2 24 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21 पॉइंटर में आएगा। बचा कितना, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया। इसको एक बार फिर से आप जोड़ ले, इसको जोड़ के आप कर लेना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इन तीनों को बेसिकली जोड़ना है और आपको क्या करना है डिवाइड करना है बस। इसके बाद 2 8 10 16 16 4 20 24 26 2। ठीक है, आप कर लीजिए, सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अब सॉरी 6 है, ये संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 है संख्या, बिल्कुल सही आ रहा था हमारा, 24 6 यही था, है ना। इसको 6 से डिवाइड करना है, 6 चौके 24 और 6 एकम 6 41 आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जल्दी देखिए। एक परीक्षा में 36 विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40 विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं। देखो ये क्वेश्चन सीधे सीधे आप सर्कल के थ्रू कर सकते हैं। 36 विद्यार्थी किस काय में फेल होते हैं, इंग्लिश में फेल होते हैं, और 40 विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं। 40 काय में फेल होते हैं, हिंदी में फेल होते हैं। और यदि दोनों विषय में फेल कितने हो रहे हैं 20% हो रहे हैं। तो जब दोनों विषय का होगा ना तो आपको ऐसा गोला बनाना है, इन दोनों को कॉमन लेते हुए चलना है, और कितना है 20% है। ठीक है, अब जब ये आपका वेन डायग्राम बन गया तो इस वेन डायग्राम को अगर आपको सॉल्व करना है, मतलब कि आपको क्या निकालना है, कुल फेल छात्र निकालना है। टोटल फेल छात्रों का अगर आपको प्रतिशत निकल के आ जाता है तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, कुल पास छात्रों का प्रतिशत, कुल पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो आप निकाल सकते हैं 100 में से जो भी कुल प्रतिशत निकलेगा उसको माइनस कर देना। ठीक है, तो देखो इसको निकालने के लिए पहला गोला और दूसरा गोला उन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कि 36 + 40 कितना हुआ 76 हुआ, और जो कॉमन वाला दिख रहा है ना वो कॉमन वाले गोले को इसमें से माइनस कर देना है, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 52 56। ठीक है, तो 56% आपके कुल विद्यार्थी आ गए जो क्या हुए हैं फेल हुए हैं दोनों विषयों में। क्योंकि दोस्तों 20 अगर ऐसे जो छात्र हैं 20% जो इसमें भी काउंट हुए हैं और इसमें भी काउंट हुए हैं, इसीलिए इन दोनों को आपको माइनस करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 56 जो प्रतिशत छात्र हैं विद्यार्थी है टोटल फेल हुए हैं, और अपने पास 100% कुल छात्र होते हैं। तो 100 में से अगर 56 को माइनस कर देंगे तो 44% जो विद्यार्थी है वो क्या है
पास हुए हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा था और जो आपका आंसर है फाइनल वाला, है ना। तो 44% इसका आंसर अभी आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इनके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। क्या दिया है? आधार बेस अनुपात हाइट का अनुपात कितना है? 3:4 है, ठीक है। और इनका जो एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है? 150 वर्ग मीटर दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखिए आपको पता है त्रिभुज का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होता है? 1/2 इज इंटू बी इंटू एच, मतलब कि बेस इंटू हाइट, यही होता है। और जब आपको अगर अनुपात में कोई चीज़ दे रखी हो, अगर उसे तोड़ना है तो मैंने लाखों बार बताया है, आप x मान लीजिए, मतलब कि b का मान कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर 3x हो जाएगा और h का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 इंटू बी का मान 3x इंटू 4x, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। और एरिया कितना दे रखा है? एरिया 150 दे रखा है, तो एरिया के नीचे क्या आ जाएगा? 150 आ जाएगा, ठीक है। तो 150 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 बराबर x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएंगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी 5, क्योंकि 5 में 25 होता है। x की वैल्यू 5 आ गई। और आपको क्या पूछा था इसमें? हाइट पूछा था या बेस पूछा था? दोनों निकाल लीजिए। x का मान यहाँ रख दीजिए 5, तो 5 3 15 और यहाँ पे लिख दीजिए 20, जो पूछा था आप आंसर में लगा देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। x अपने माल को y से 20% सस्ता बेचता है और z से 20% महंगा बेचता है। तो आपको बताना है z का माल y के माल से कितना महंगा है अथवा सस्ता है। लीजिए x अपने माल को कितने में बेच रहा है? 100 रुपये में बेच रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला है? y से 20% सस्ता। y से 20% सस्ता मतलब कि y कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। जब ये तो 20 इससे सस्ता है, इससे 20 कम है। और z से 20 महंगा, तो z का माल कितने में जाएगा? 80 में जाएगा। तो 80 से ये 20 महंगा है ना। तो अब क्या बोला है? आपको निकालना है y z से कितना महंगा अथवा सस्ता है। तो y z का अंतर निकालेंगे, कितना है? 40 महंगा अथवा सस्ता है किससे? y से। तो 120 इंटू 100, यहाँ से 0 कट गया और 4 3 12 और इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 33.33%, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। आई होप आपको आज सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया समझ में तो आप इसे फिर से एक बार इस वीडियो को देखना, दूसरी बार में आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें अपने दोस्तों के बीच और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हाँ, तैयारी अच्छे से करते रहो।